कल हमने बात की थी यूएस टैरिफ्स की कि उससे दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है, और बात यहाँ पे हमारी कंक्लूड हुई थी कि ये मुमकिन तौर पे सब कुछ एक डिज़ाइन के तहत हो रहा है, यानी कि जो वो क्लीशे डब्बा बात है लाइन हैमलेट की, मेथड टू मैडनेस, यानी कि बज़ाहिर इरेशनल नजर आने वाली बातें, उनके पीछे कोई एक मकसद है, यानी कि एक डिज़ाइन है जिसे लेके प्रेसिडेंट ट्रंप चल रहे हैं। और उससे कल हमारे प्रोग्राम में जो शरीक थी डॉक्टर आयमा, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट ये बात की कि ये एक आर्टिफिशियली एक क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है जिससे यूएसए कुछ अचीव करना चाहता है। इसी को हम आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अपनी गुफ्तगू में। मेरा ख्याल है मैं आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद हैं और हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब सलमान शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे शो में। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मैंने इसलिए ज़्यादा लंबी तंबीद बांधे बगैर आपको मदऊ कर लिया कि कल का प्रोग्राम तो आप ही की सारी गुफ्तगू पे बेस था जो आपने पिछले एक महीने में की है जब से ये टैरिफ्स वाला किस्सा शुरू हुआ है, लेकिन आप कल मसरूफियत की वजह से नहीं ज्वाइन कर सके, तो आज वहीं से लिंकअप करना चाहते हैं सारी डिस्कशन को। डीवैल्यूएशन ऑफ डॉलर हो रही है, उसके ऊपर हमने कल गुफ्तगू की थी। डी डॉलराइजेशन पे हम बहुत बात कर चुके हैं, ब्रिक्स वाले ममालिक, और उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रिस्पॉन्स है वो भी हमें पता है। उन्होंने जो डांट दिया था कि खबरदार किसी ने डी डॉलराइजेशन की बात की। सो उसके बाद ये अब आगे जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, सारे इस वक्त यूरोपियन अमेरिकन मीडिया पे ये सब बातें मौजूद हैं। गार्डियन में अब से कोई चंद मिनट पहले ये अपडेट हुआ है, स्काई हाई यूएस चाइना टैरिफ्स आर अ म्यूचुअल ट्रेड एम्बार्गो दैट विल हर्ट बोथ साइड्स। फिर बीबीसी को रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप थ्रेटन्स न्यू टैरिफ्स ऑन स्मार्टफोन्स डेज आफ्टर एग्जेम्प्टिंग देम। यानी कि जो स्मार्टफोन्स पे उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे, उन्होंने कहा है कि इसमें से हम थोड़ी सी रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन टोटल रिलैक्सेशन नहीं देंगे। जब ये उसकी चिप्स की बात आएगी तो उसके ऊपर टैरिफ्स कंटिन्यू करेंगे। यूरोपियन मार्केट्स इसके बाद बाउंस बैक कर गई, जो कि नीचे जा रही थी इस खबर के ऊपर कि ये टोटल टैरिफ्स नहीं लगेंगे, कुछ रिलैक्सेशन इस पे दी जाएगी चाइना को। ये सब कुछ हो रहा है, बट लेट्स नॉट लुक एट द टैरिफ्स अलोन। जो सिलसिला हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है, एक तरफ ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ्स लग रहे हैं, दूसरी तरफ रियल वॉर चल रही है, यानी एक मुल्क पे हमला करने की बातें हो रही है। तो ये एक कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो ये क्या कर रहे हैं ट्रंप साहब, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही एक्चुअली डूइंग, ये है समझने की बात। कि वो जो हमें बज़ाहिर लग रहा है लोगों को कि हो ही इज सो रेकलेस, आज वो एक बात करते हैं कल दूसरी बात करते हैं, ही इज अ वेरी सीजन्ड पर्सन, इफ नॉट अ स्टेट, अगर आप स्टेट्स में ना भी माने, ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन और श्रूड बिजनेसमैन। एक बिजनेस एम्पायर बनाई है, and he is a very twice US president, no joke. तो इस जो भी वो कर रहे हैं, he it needs to be taken seriously, इसलिए कि हो सकता है कि वो इसलिए इस तरह से प्ले कर रहे हो कि कोई उनकी गेम को रीड ही ना कर सके कि असल गेम क्या वो खेलना चाह रहे हैं। और लेट्स सी कि अदर साइड्स, जैसे चाइना की हम बात कर रहे हैं, जब हम ये हमारी जो आज की लाइन है बाईपासिंग यूएस टैरिफ्स, तो क्या चाइना वाकई बाईपास कर सकता है? क्या चाइना वाकई रीड कर रहा है जो गेम प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त प्ले कर रहे हैं? दुनिया के हर कॉर्नर में वो प्ले हो रही है किसी ना किसी सूरत में। एवरी कंट्री इज इन्वॉल्व। सो इज चाइना रियली प्रिपेयर्ड, रियली केपेबल ऑफ प्लेइंग दिस गेम एंड विनिंग इट? ये है बुनियादी सवाल। क्या? थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जब हम तिजारत और ट्रेड की बात करते हैं ना, तो उसमें हम विन विन सिचुएशन की बात करते हैं। विन लूज के ऊपर जो भी बात करते हैं वो बेवकूफ़ी होती है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैं भी ट्रंप से इस कदर यानी थोड़ा सा हुस्न ज़न रखता था
यानी बेहतर रखता था कि शायद ये इतना गुफ नहीं होगा, कम से कम जो है वो विन विन सिचुएशन तो क्रिएट करना आती होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी वक्त के साथ साथ जो है वो बैक एंड फोर्थ वो हिट्स तो ले रहा है। समझ भी आती है, यू टर्न्स भी लेना, आई डोंट माइंड। अच्छा, से मुकर जाना, इवन आई डोंट माइंड। लेकिन प्रॉब्लम एक आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिस तरीके से वो रीड कर रहे हैं चीजों को, वो मामला बड़े गड़बड़ में जा रहा है। अब गड़बड़ में ऐसे जा रहा है, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, गड़बड़ में ऐसे जा रहा है कि आप ये देखें कि पहले जो टैरिफ वाला मामला उन्होंने किया, वो तो समझ में आता है कि उन्होंने लोगों को प्रेशराइज करना शुरू किया। अब हम जरा थोड़ा सा देखेंगे कि डॉलर की साख्त क्या है और डॉलर है क्या। अच्छा, डॉलर जो है वो पेट्रो डॉलर है, लेकिन कितने लोगों ने सोचा है कि कुछ अरसे से जो है वो पेट्रो युआन भी शुरू हो चुका है। अच्छा, ये मैंने आपको नई टर्म एक बता दी है कि पेट्रो युआन भी शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके साथ आप ये समझें कि पहले जो है तकरीबन 80 ममालिक के अंदर, यानी 71% ममालिक के अंदर जो है वो डॉलर टर्म्स या डॉलर रिजर्व्स थे। मुझे ठीक कर दीजिएगा डॉक्टर सलमान शाह, क्योंकि हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं, चुनाचे अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो वो बता देंगे। सो पहले 71% के ऊपर जो है वो डॉलर टर्म या डॉलर रिजर्व्स थे। अगर अब आप देखें तो ये तकरीबन कम होकर 60 के करीब हो गए हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका मुकम्मल इन्हसार जो है वो डॉलर पे है, जो पनामा में या लैटिन अमेरिका वाली साइड के ऊपर है। अच्छा, अब अगर देखूं तो चाइना का जो है वो, उसने कहा, एक जुमला बोला जो बड़ा अजीबो गरीब था ट्रंप साहब की तरफ से, वो ये कि उन्होंने चाइना को अपना तिजारती दुश्मन करार दे दिया। अच्छा, तिजारती दुश्मन क्यों करार दे दिया? उन्होंने कहा कि इसने तमीज नहीं की, ये इसने अपने मैनर लूज किए हैं। जब हमने जो है वो टैरिफ लगाया तो इसने जवाबी टैरिफ क्यों लगा दिया? अच्छा, इस बात से इसका मतलब है कि ट्रंप साहब जो है थोड़े पटरी से उतर गए हैं, यानी वो जो चीज क्रिएट करना चाहते थे, जो प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, जो मार्केट में डिस्ट्रप्शन क्रिएट करना चाहते थे, जो हेजमनी का एहसास दिलाना चाहते थे, और एक तरफ जो उनका आइडिया था, वो मैं शुरू दिन से पहले कह रहा था कि इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी जब आप बनाते हैं तो आप भूल जाएं हेजमोनिसिज्म को। सो हेजमोनिसिज्म का कॉन्सेप्ट ही अलग है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये एक डिवाइड क्लियर हो गई है, जिसको डॉक्टर सलमान शाह ज्यादा क्लियर करेंगे। एक होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर जो है वो अमेरिका ने अपना टाइम नहीं फंसाया था, अपने आप को तंग नहीं किया था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से लेकर यानी हर लेवल तक जो है उन्होंने चाइना को दे दिया। यानी बोतल के ढकने से लेकर हर चीज के स्ट्रक्चर से लेकर हर चीज के पैकिंग से लेकर ये सब कुछ अमेरिका से बनता रहा, चाइना में बनता रहा, और प्रोडक्शन की इतनी ज्यादा बनी कि वो सरप्लस में चली गई। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी फोकस किया, जो कि अमेरिका ने नहीं किया था। इसी तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसको कहता हूं, यानी जिसका कंपटीशन हो सकता है, जिसको हम कंपेटिटिव मार्केट कह सकते हैं, जिसको मसाबकती मार्केट कह सकते हैं, और अमेरिका उन चीजों पर काम कर रहा था जो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पर थी। यानी आप ये समझे कि खाने से लेकर, कार से लेकर, फोन से लेकर हर वो चीज जो कि यूनिक सतह के ऊपर होती है, इसको हम मईशत की जुबान में आमतौर पे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहते हैं। सो बेसिक ये लाइंस थी जो कि अमेरिका ने ड्रॉ कर रखी थी, और चीन को छेड़ने की कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि छोटी तारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से सामान से लेकर, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दूं कि एप्पल जो है वो 90% जो है वो एप्पल चाइना में बनता है। उसकी 3 कंपनीज हैं, एक है फॉक्सकॉन, एक है हॉनहाई प्रिसीजन इंडस्ट्री, और एक है पेगाट्रॉन। ये 3 कंपनीज हैं जो बनाती हैं, और ये जेंगजो में है, जिसको यंजो कहते हैं। तो यंजो चाइना के अंदर वाक़ है, और इसको आईफोन सिटी भी कहते हैं। अब इस सारे के सारे मामले को अगर देखें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ये यहां तक डिवाइड थी। उसके बाद टैक्सेस का मैटर था। अब मैंने टैक्सेस के मैटर के ऊपर आपके सामने अर्ज किया कि प्रॉब्लम ये था कि ट्रंप ने देखा कि इसको अकाउंटेंसी की साइड पे, जैसे इसाक डार एक घटिया आदमी है, उसने घटिया आदमी ने हमेशा देखा और डायनामिक्स इस्तेमाल की, और डायनामिक्स ऐसे इस्तेमाल की, वो उसने देखा कि अकाउंटिंग कैसे सही होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि स्टॉक मार्केट को उसने थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहा। इसी तरीके से ट्रंप ने भी स्टॉक मार्केट को डिस्टर्ब करके उसने कहा ट्रेजरी में आना चाहिए और बॉन्ड को जरा ताकत मिले। और बॉन्ड पे से जो यील्ड था वो 7 से 5.5 और 5.5 से तकरीबन 3-4 के ऊपर हो गया। जब यील्ड उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट रेट आया
तो आमतौर पे अमेरिका उसके ऊपर $1 ट्रिलियन देता था, और इस साल का तकरीबन $7.2 ट्रिलियन जो है वो रीफाइनेंस होना है। यहां तक मैंने जो सिचुएशन बताई, तो उसने डॉज के थ्रू और इसके थ्रू 3 ट्रिलियन अब तक उसने जमा कर लिए, लेकिन जिस तरह जमा किए टैक्स प्रेशर के साथ और मुख्तलिफ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके वो मामला बनाए। सो ये टैक्टिक्स उसको उल्टा पड़ गए जब उसको ये यकीन नहीं था कि चीन समेत बाकी मुल्कों से भी जो है वो उसको जवाबी टैरिफ होंगे, जिस तरीके से मैक्सिको के साथ उसको आया, जिस तरीके से कनाडा से आया, और मसला ये पड़ गया कि उसकी जो हेजमनी थी वो कमजोर हो रही है। अब सवाल आपका बात ये है कि आप पूछ सकते हैं या कोई पूछ सकते हैं, या मेरा सवाल, बाकियों को तो मैं जवाब दे सकता हूं, डॉक्टर सलमान शाह सर तो मैं सवाल करूंगा कि डॉलर क्या कमजोर हो जाएगा? 80 मुल्कों के पास रिजर्व में डॉलर है, सो डी डॉलराइज करके या डॉलर की या कोई भी आदमी अपने मुल्क की करेंसी को कम क्यों करता है? जैसे चाइना अपनी करेंसी को हमेशा कम रखता है, फायदा। अच्छा, इसका फायदा तब होता, अब यहां पर थोड़ी सी डिवाइड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रंप ये समझ रहा था, ट्रंप एक तरफ सही समझ रहा है और एक तरफ गलत समझ रहा है। सही इसलिए समझ रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी बना रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग बना रहा हूं ताकि इंडस्ट्री आए, उसके लिए जरूरी है कि डॉलर को डिवैल्यू किया जाए। ये भूल गया कि इस टाइम पर डॉलर जो है वो अपनी शक्ल कोई और इख्तियार कर गया है, वो रिजर्व की सूरत इख्तियार कर गया है, और डॉलर टर्म बन चुका है और लोगों के रिजर्व्स उसके अंदर है। लेकिन दूसरा तरीका उसका यह था कि जब मैं डॉलर को डिवैल्यू करूंगा या छेड़ूंगा, लोग मार्केट में डॉलर फेंकेंगे, जिसकी वजह से दोबारा से डॉलर सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर आएगा। बहरहाल उसकी ये कैलकुलेशन जो है वो ये थी ओलिगार्क्स के बेस के ऊपर। ओलिगार्क्स को खुश करते 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 वो मामला गड़बड़ में चला गया। उसने जो यानी डॉलर की सियासत को हटाकर डॉलर की मईशत को, यानी फाइनेंशियल टर्म्स को डॉलर को गेज करना शुरू कर दिया। डॉलर की जो रियासत और सियासत थी, जो यानी डॉलर का गलबा था, उसके ऊपर जो है वो उसको थोड़ी सी जो नजर है वो कम हो